हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। अगर आपका टारगेट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 में सिलेक्शन लेना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज चल रही है जिसकी हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को डिटेल में समझा था। अगर आपने हमारी वो वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास उसी की ही अगली कड़ी है। आज हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड मोटिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए पढ़ेंगे। साथ ही जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज हमारी फर्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, सबसे पहले बात की जाती है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सीखने की बात करें, अभी तक हमने क्या बात की थी, लास्ट हमने पढ़ा था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाना क्या होता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की, क्या क्या स्किल्स की हमें नीड होगी। अब हम बात कर रहे हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजों की स्किल्स की जरूरत है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर सिखाने वाले के अंदर टैलेंट होना चाहिए तो सीखने वाले के अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि पढ़ने वाला तो कहीं पर भी पढ़ ले और पढ़ने वाले को तो कैसे भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर बात की जा रही है पढ़ने वाले के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये वाली बात तो मानेंगे कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक स्टूडेंट के सीखने की टेक्निक अलग होती है, सीखने की स्किल अलग होती है। तो टीचर को भी अपने स्टूडेंट के बिहाफ पर ही पढ़ाना होता है कि कैसे मेरा स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार है। कोई बच्चा क्या होता है, किसी को एक्टिविटी बेस्ड सीखने में अच्छा लगता है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। किसी बच्चे को अच्छा लगता है कि मुझे आप बुक के थ्रू समझाइए, कुछ कहते हैं कि मुझे डायग्राम के थ्रू समझाइए, कुछ कहते हैं कि मुझे आप एक्टिविटीज के थ्रू समझाइए। तो टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनको समझाना। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि हमारे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लर्निंग हैपेंस नेचुरली। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सीख है, जो हमारा सीखना है, वो नेचुरली हमारे पास आता है। लर्निंग हैपेंस नेचुरली while we are experiencing the world around us with our senses। लर्निंग हर जगह अवेलेबल है और लर्निंग हमारी कब स्टार्ट होती है, जब हमारी सेंसेस हमारे साथ होती हैं, यानी कि हम अपनी सेंसेस की हेल्प से अपनी सीखने की कला को और जागृत करते हैं। ठीक है, कैसे, हमारी सेंसेस कौन कौन से हैं, आईज, ईयर्स, नोज, आपकी टंग, आपकी स्किन, ये सब क्या है, ये सब हमारे 5 सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी से हम अपनी सीख लेते हैं। Research breakthrough in a medical science have informed us how the brain functions in the state of learning। अब यहाँ पे हमारी साइंस ने इस चीज के बारे में बताया कि कैसे हमारी जो दिमाग है वो सीखने की प्रक्रिया को कुछ टुकड़ों में तोड़ देता है। वही टुकड़े हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या है, our short memory filters and processes those experiences and assign meaning to the sensory information it receives। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले कहा गया कि आपने कुछ भी चीज एक्सपीरियंस की। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके सामने हो रहा है वो आपने अपने सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस किया। ठीक है, वो क्या हुआ, जो भी चीज आपने देखा या जो भी चीज आपने अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस किया वो इस वक्त आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आ गया वो उसके अंदर। अब जब आपने उसके बारे में समझना शुरू किया कि ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अगर आपने उसको देखा और छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि उसको आपकी सेंसेस में आया और उसने आपको लीव कर दिया, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ही रह गया, वो उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन वहीं आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना शुरू किया, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी शुरू करी, तो वो क्या हुआ, वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। सम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी चीजें हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं, वो चीजें जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज द रेपोजिटरी ऑफ एवरीथिंग वी नो एंड हैव एक्सपीरियंस्ड इन आवर लाइफ। वो सभी चीजें जिनके लिए हम अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करते हैं, यानी कि रेपोजिटरी करते हैं, जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं, वो वाली चीज जिसपे हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, व्हेन वी नीड दैट नॉलेज वी रिकॉल इट बाय द यूज ऑफ मेमोरी एज रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद जब आपने उसको रिकॉल किया, यानी कि जब आपको उसने समझने की कोशिश की, तब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। और लास्ट आपका क्या हुआ, यहाँ पर आया रिकॉल, कि जब आपको जब भी आगे चल के दुनिया में, मतलब जब भी आपको आउटर वर्ल्ड में उस इंफॉर्मेशन की नीड हुई,
तो आपका ब्रेन क्या करता है, उसको उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने अपने बचपन में टेबल्स लर्न किए होंगे, ठीक है, आज तक भी वो आपको लर्न है, क्यों? क्योंकि पहले आपने उसको रिकॉल किया, मतलब आपने पहले उसको सुना, पढ़ा, समझा, एक्सपीरियंस किया, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, उसके बाद आपने उसको समझने की कोशिश करी तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो गया। अब अगर मैं आपको कोई भी एक कैलकुलेशन करने के लिए कहूँ तो क्या आप उस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अब आपका माइंड क्या कहेगा, अब आपका माइंड आपको वो रिकॉल करवा के देगा जो आपने पहले सीखा था। ठीक है, तो लास्ट हमारा मेमोरी क्या करती है, जो भी चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव्ड होती है उसको अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको एट द टाइम ऑफ दैट सिचुएशन वो आपको प्रोवाइड करवा देती है इंफॉर्मेशन। यही क्या कहलाता है, यही हमारा लर्निंग है जो कि हमारी नेचुरली चलती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस से वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, जब हमने उसको अंडरस्टैंड किया तो वो हमारा प्रोसेसिंग हुआ, उसका मतलब वगैरह निकला और वो हमारा ट्रांसफर हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, अब जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई, जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, वो हमें रिकॉल करवा दिया जब भी हमें उसकी जरूरत थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीडेड, जब भी उसकी जरूरत होगी वो आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे कि आज आप इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, अब ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। जब आप इसको घर पे बैठ के रिवाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि अब आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो आपका ब्रेन आपको क्या करेगा, वहां पर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। यही है आपकी लर्निंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंस क्या कहती है, इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी लर्निंग क्या करती है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रही है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपकी टीचर की हेल्प कर रही है जिससे कि वो अपना जो लेसन प्लान है उसको और अच्छी तरीके से बना सके। क्योंकि स्टूडेंट ये वाली बात तो हम मानेंगे कि हर एक स्टूडेंट की थिंकिंग प्रोसेस, समझने की प्रक्रिया सब अलग अलग होती है, कि वो उसको कैसे समझ रहा है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, वो सब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को समझने में आसानी हो जाती है कि मेरा बच्चा क्या समझना चाहता है, मेरे स्टूडेंट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे को उसी तरीके से समझाता है। It enables the teacher to select appropriate method, teaching और technique और teaching aids। यहाँ पर हमें बच्चे के अकॉर्डिंग यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें पता हो जाता है कि किस बच्चे को किस मेथड के थ्रू समझना है। किसी को डायग्राम के थ्रू समझना है तो हम उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, किसी को चार्ट के थ्रू समझना है तो हम उसको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, किसी को नोट्स चाहिए होते हैं तो उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, किसी को वीडियो के थ्रू समझना होता है तो उसको वीडियोस प्रोवाइड करा देते हैं, किसी को अगर यहाँ पे पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन चाहिए होता है तो उसको वहां पे वो प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, टीचर को यहाँ पर पता चल रहा है कि उसको किस एप्रोप्रिएट मेथड, किस टेक्निक और किस टीचिंग एड की यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बच्चे को पढ़ाता है। उसके नेक्स्ट है हमारा इट डील्स इन डीलिंग विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्टूडेंट्स जो हमारे इन डिफरेंस मेथड्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, अब कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा यहाँ पर शाय फील करता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। तो यहाँ पर एक टीचर को ध्यान रखना होता है कि जो कॉन्फिडेंट बच्चा है उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए कहीं हम ऐसा ना करें कि जो हमारा शाय बच्चा है वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो वाला मेथड यूज करना है, ऐसे अप्रोप्रिएट मेथड को हमें यहाँ पर यूज करना है कि दोनों बच्चे वहां पर सही तरीके से कॉन्फिडेंटली ही फील करें। जो शाय बच्चा है उसका हमें कॉन्फिडेंस और बूस्ट करना है और जो हमारा कॉन्फिडेंट बच्चा है उसके हमें कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आता है कि कैसे एक टीचर हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्लासरूम में उसको कैसे डील कर सकता है, उसमें भी हमारी ये जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इट प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग एंड बेटर एडजस्टमेंट। उसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो भी टीचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी कि मुझे कौन से वाले मेथड को लेकर चलना है। अगर किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं
नहीं आया, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल देकर समझाना है। वो किसी और तरीके से समझना चाहता है तो उसको वैसे समझाया जाए। तो यहाँ पर क्या है, उनको मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है, ठीक है। उनके हमें कोशिश करनी कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, यानी कि हम उनके बच्चों पर रट्टाफिकेशन ना डालकर उनके कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द लर्नर एंड मोर इफेक्टिवली। यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि उसका सेल्फ असेसमेंट करवाया जाता है और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में, ठीक है, कि जो लर्नर है वो और भी ज्यादा और इफेक्टिवली अपनी एफिशिएंसी को क्रिएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर आते हैं कुछ टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहला हम बात करें तो हमारी आती है बिहेवियरिज्म। व्हाट इज बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म है हमारा कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में शो होता है। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बिहेवियरिज्म है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है वो उसके व्यक्तित्व से दर्शाया जाता है, वो उसके बिहेवियर में शो हो जाता है। The learning theory of behaviorism focus on the behavior that are objectively observable and disregarded subjective independent activities of the mind। यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स की जो बिहेवियरिज्म है वो हमारे आउटकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो हमारे आउटकम को बिहेव करवाते हैं, यानी कि हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज को शो करता है। इंटरनल हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें समझ में आया नहीं आया, हमें कैसा लगा, हमें अच्छा लगा, हमें बुरा लगा, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर। आप आउटर अपना क्या दिखा रहे हो, आपका आउटर बिहेवियर क्या हो रहा है, वो आपके बिहेवियर को शो करता है और वही बिहेवियर आपकी लर्निंग को शो करता है, ठीक है। Proponent of behaviorism define learning as conditioning or acquisition of new behavior in a given environment। वो दिखाता है कि आपको अगर किसी भी एक नए एनवायरमेंट में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो वो आपका बिहेवियरिज्म दिखाता है, ठीक है, कि आपने कितना सीखा, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, आपकी एक्चुअली नॉलेज कैसी है, वो सब आपका बिहेवियरिज्म शो करता है। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा एक नई टेक्निक चल रही है रिक्रूटमेंट की। क्या चल रही है कि जो कंपनी का ओनर होता है वो शॉप के अपने शोरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और वहां पर आने वाले जो रिक्रूटीज हैं, जो उनके एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके साथ क्या करता है, एक बिहेव करता है, एक एज अ पीएन की तरह काम करेगा या एक लो पर्सन की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके सामने वो ये देखना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारा कैंडिडेट है वो उनके साथ, जो छोटे लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अगर वो उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, दैट मींस ही हैज अ गुड पर्सनालिटी। और वहीं पे अगर वो उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है तो वो क्या है, उसके बिहेवियर में वो वाली उनकी नॉलेज शो नहीं हो रही है, उनकी वो क्वालिफिकेशन उनके बिहेवियर को शो नहीं कर पा रही है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बिहेवियरिज्म है कि वट एवर यू लर्न इट मस्ट बी शोन बाय योर बिहेवियर एंड हैव प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कंडीशनिंग इज अ यूनिवर्सल लर्निंग प्रोसेस। और यहाँ पर ये आपको दिखाता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो यूनिवर्सल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो आपकी सीख है, जो आपने ज्ञान अपनी तरफ अर्जित किया है, वो सब आपके बिहेवियर में शो होगा और हर बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी क्लासिक कंडीशनिंग की। क्लासिक कंडीशनिंग की यहाँ पे बात करें तो क्लासिक कंडीशनिंग क्या हो गई स्टूडेंट्स? क्लासिक कंडीशनिंग हो गई है जो कुछ भी आपको एक इंडिकेशन के थ्रू समझाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर क्या एक हाथी को बोला गया कि जैसे उसने हंटर मारा, हाथी को उछल के स्टूल के ऊपर खड़ा होना है, तो ये क्या है, ये आपकी क्लासिक कंडीशनिंग है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी गई है कि अगर हमने हंटर मारा तो आपको वहां पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। Classic conditioning theory, also called Pavlovian theory after its Russian proponent Ivan Pavlov, pertains to learning through association। इन्होंने क्या किया है, ये वाली जो थियरी है स्टूडेंट, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके राइटर का नाम दैट इज इवान पावलोव। इन्होंने इस थियरी को प्रपोज किया था, यानी कि उन्होंने इस थियरी का डिस्कवर किया था। तो उन्होंने इस थियरी को एसोसिएट किया है एक चीज के साथ, यानी कि उन्होंने एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक किया है। कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो, उन्होंने उसमें लिंक क्रिएट किए हैं। कैसे लिंक क्रिएट किए हैं? It occurs with a natural biological reflexes associated with a particular conditioned stimulus is triggered in the response of an unconditioned stimulus। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक
कंडीशनड स्टिमुलस को एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है स्टूडेंट्स जो भी आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं एक डॉगी का, ठीक है। अब डॉगी में क्या हुआ, एक उसका ऑनर है जो उसको वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? फूड दिया। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेनर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो लिंक कर रहा है फूड को बेल के साथ, ठीक है। क्यों? किसके लिए? डॉग के लिए। अब यहाँ पे उसने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट की। सबसे पहले उसने क्या किया? फर्स्ट कंडीशन की उसने, सबसे पहले खाने के साथ उसने बेल बजाई, ठीक है। उससे क्या हुआ? उससे डॉग के अंदर एक सलाइवा है, यानी कि उसके मुंह में लार आ गई, खाने को देखकर मुंह में पानी आ गया। उसने फिर से यही किया, दोबारा उसने फिर वो एक्टिविटी की, उसने खाने के साथ फिर से बेल प्रेस करी, फिर उसके मुंह में सलाइवा आ गया, ठीक है। थर्ड टाइम उसने फिर से वही रिपीट किया, फूड के साथ उसने फिर से बेल बजाई, तो फिर डॉगी के मुंह में क्या हुआ? सलाइवा क्रिएट हुआ। फोर्थ टाइम उसने क्या किया? फोर्थ टाइम उसने सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई, उसने उसको फूड नहीं दिया, लेकिन स्टिल उसके मुंह में फिर भी सलाइवा क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके माइंड ने उसको इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि अगर तुम्हारी बेल बज रही है, तुम्हारे लिए बेल बज रही है, तो तुम्हें खाना मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। यही क्या कहलाएगी? यही है आपकी क्लासिक कंडीशनिंग, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आपका फूड है, फूड क्या हो गया? फूड यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका फूड क्या हो गया? यहाँ पर फूड हो गया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि ये आपका नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब भूख तो आपकी नेचुरल हो गई, भूख तो आपको लगेगी, दिस इज कॉल्ड नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल। अगर नेचुरल या बायोलॉजिकल कोई भी आपका स्टिमुलस है वो आपका अनकंडीशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आपकी जो बेल है, फूड के साथ जो आपने दूसरा कंडीशन लिया दैट इज बेल, वो क्या होगी? वो आपकी कंडीशन स्टिमुलस हो गई, दैट इज सीएस हो गया। तो यहाँ पर क्लासिक कंडीशनिंग में उन्होंने क्या बताया है कि इवन पैवलोन ने इसको कनेक्ट किया है कि जब भी हम कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस थियोरी से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारी क्लासिक कंडीशनिंग कहलाती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब हम उसके बाद करते हैं बिहेवियर या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट? यहां पर होता है जब भी हम किसी लालच में कुछ करते हैं, लालच या फिर डर, अगर इन दोनों चीजों से किसी भी तरीके से अगर हम किसी भी बच्चे से कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका बिहेवियरिज्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने बोला, छोटे बच्चे ने अगर हाथ उठाया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारी पिटाई हुई। नेक्स्ट टाइम वो हाथ उठाने से पहले क्या सोचेगा कि अगर मैंने हाथ उठाया तो मेरी यहाँ पर पिटाई हो सकती है। तो ये क्या हुआ? यहाँ उसके मन में डर आ गया, ठीक है। या फिर अगर हमने बच्चे को ये बोला कि अगर तुमने होमवर्क कर लिया तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ बच्चे के दिमाग में क्या होगा कि अगर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ उसके माइंड में रिवॉर्ड आ गया। यानी कि जब हम बिहेवियरिज्म या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी स्टडी की जाती है रिवॉर्ड प्लस पनिशमेंट, ठीक है। यानी कि रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी स्टडी हो रही है, किसी भी तरीके से अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो वो आपकी ऑपरेंट या फिर बिहेवियर कंडीशनिंग कहलाएगी। occurs when a response to a stimulus is reinforced. Operant refers to any behavior that acts on the environment and leads to consequences. ये क्या है? ये कोई भी एक एक्ट है जो कि आपके एनवायरमेंट में आपको करवाया जा रहा है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से आप डर रहे हैं या फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ सिंपल फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे क्या है? एक सिंपल फीडबैक सिस्टम है कि अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये हो सकता है, अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। वर्किंग ऑन दिस थ्योरी, यहाँ इस थ्योरी पे अगर हम बात करें, यानी कि थ्योरी के बारे में अगर कुछ भी बात की जा रही है तो वो आपकी सिंपल फीडबैक थ्योरी के बारे में है। दैट अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट फॉलोइंग द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस मेक्स इट अकरेंस मोर प्रोबेबल लाइकली इन द फ्यूचर। ऐसी चीज कि अगर आपने इस बार ये किया तो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ वो वाली चीज होगी, यानी कि रिपीटेशन मोड में वो रहेगा। जैसे कि अगर आपने अच्छा काम किया और इस बार आपको चॉकलेट मिली तो आप ये वाली चीज एक्सपेक्ट करेंगे
कि नेक्स्ट टाइम भी अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, दिस थियरी इज बेस्ड ऑन BF स्किनर्स फिलोसफी ऑफ अ रैडिकल बिहेवियर। ये जो थियरी है ये हमारे BF स्किनर ने हमें दी है। स्टूडेंट, हर थियरी के प्रोपाउंडर का नाम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि BF स्किनर की थियरी यहाँ पर इन्होंने बताया है जिसने आपके रैडिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको भी एक थियरी से समझे यानी कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि हर संडे, ठीक है, मम्मी किसी बच्चे की मम्मी जो है वो वर्किंग है। ठीक है, अब उनको पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए कुछ भी स्पेशल डिश बनाने के लिए। ठीक है, तो मम्मी ने एक दिन संडे रख दिया कि आपको जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब आपकी फरमाइशें उस दिन पूरी की जाएंगी। तो बच्चे ने उसको कंसिडर कर लिया एज अ संडे स्पेशल। ठीक है, तो अब मम्मी सैटरडे नाइट सबसे पूछती है, हाँ जी बताइए कल सुबह सबको क्या क्या ब्रेकफास्ट में या लंच में डिनर में क्या क्या खाना है, मैं वो सब कुछ बनाऊंगी। तो एक हफ्ते मम्मी ने ये वाली चीज प्रोसेस फॉलो किया। तो नेक्स्ट वीक बच्चे को फिर क्या दिमाग में रहेगा कि अब संडे आ रहा है तो संडे फिर से संडे स्पेशल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनको पूरे हफ्ते पेशेंस रखने पे संडे को उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक वो फिर से ये वाली चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे संडे फिर स्पेशल फिर से मिले। अगेन नेक्स्ट वीक उनको फिर से ये वाली चीज रहेगी। तो यही क्या है, यही आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग रहेगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये आपका रैडिकल बिहेवियरिज्म हो जाएगा, यानी कि बार बार रिपीट होने वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। स्टूडेंट्स देखिए, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है और ये बिलीव मी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन योर एग्जाम। ठीक है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको किसी भी चीज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ साथ लिंक भी कर रही हूँ आपके हर एक थियोरी के साथ। तो आपको करना क्या है, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, पेन एंड पेपर अपने साथ बिल्कुल रेडी रखिए। ठीक है, और करना क्या है, जो जो आपको लिखवाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बिहेवियर थ्योरी बताई है यानी कि ऑपरेंट थ्योरी बताई है, तो आपको उसके साइड में क्या लिखना है, आपको उसके साइड में लिखना है सबसे पहले उनके प्रोपाउंडर के बारे में और साथ साथ उनके साथ लिखना है कि उनकी थ्योरी किस पर बेस्ड है, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, और उसके तुरंत बाद आपको अपनी लैंग्वेज में कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना है, चाहे कोई संडे स्पेशल का एग्जाम्पल लिख दीजिए या फिर कोई रिवॉर्ड का एग्जाम्पल लिख दीजिए, व्हाटएवर इट इज। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, आप उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ये आपके नोट्स क्रिएट हो जाएंगे और इन फ्यूचर जब भी आप उसको पढ़ने के बैठेंगे तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि वो आपके की कॉन्सेप्ट को एकदम से देखते आपको ट्रिगर कर देगा। ठीक है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और जब एग्जाम में आपको उसे रिकॉल करने की जरूरत होगी तो आपका ब्रेन आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएगा उस टाइम पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की क्रिटिसिज्म्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब एक स्टूडेंट्स किसी भी थ्योरी की अगर हम बात करें तो अगर उसके कुछ फायदे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी। ठीक है, अगर उसने कुछ ना कुछ प्रोपाउंड किया होगा तो किसी ना किसी चीज को छोड़ा भी होगा, तो वही हमारा कहलाता है क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा बिहेवियरिज्म क्या बताता है, बिहेवियरिज्म हमारा बता रहा है हमारे आउटकम, मतलब हमारे एक्सटर्नल आउटकम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो भी कुछ हमारा बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन वो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज को स्टडी नहीं करता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, डिसीजन कैसे ले रहे हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम रीजनिंग कैसे कर रहे हैं, हम लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियरिज्म स्टडी नहीं करता है। वही चीज हमारी यहाँ पे क्रिटिसिज्म में दिखाई गई है। तो सबसे पहला हमारा क्या कहता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन those kinds of learning which involves mindfulness or cognition since it disregards the activities of the mind। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो देखा गया कि एक बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, इस चीज को तो हमने देख लिया, जिसने पहले सॉल्व कर दिया उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको रिवॉर्ड भी मिल गया। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, उसने उसमें कौन सी लॉजिकल मेथड लगाया, कौन सी उसने टेक्निक लगाई, किस पैटर्न से उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कौन से उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कौन से उसने डिसीजन फॉलो किए, ये हम सब कुछ यहाँ पर नहीं देखते हैं। यानी कि हम यहाँ पर उसकी माइंडफुल एक्टिविटीज को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर यानी कि आउटकम को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसकी कमी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन लर्निंग ऑफ द काइंड वेयर देयर इज नो रीइंफोर्समेंट। For example, the recognition of new language pattern by young children। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो सेकंड थियरी थी वो हमारे बारे में क्या, हमें क्या कह रही थी कि कोई भी चीज अगर आपको सिखानी है वो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से सिखाई जाएगी। ठीक है, अब जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है
ठीक है, तो क्या हम उसे हर एक वर्ड बोलने पर उसको पनिशमेंट देते हैं या उसको हर एक वर्ड बोलने पर उसको रिवॉर्ड किया जाता है? नहीं, फिर भी वो अपनी नई लैंग्वेज को सीख जाता है। कैसे? वो होती है उसकी नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ये उसका इंटरनल पावर है, यानी कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी है, माइंडफुल एक्टिविटी है। तो ये हमारा बिहेवियरिज्म यहाँ पर स्टडी नहीं करता है। बिहेवियरिज्म यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस भी चीज को आपको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देके अगर कुछ सिखाया गया है, यानी कि वो आपके अगर रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू अगर कोई भी आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो वो आपके बिहेवियरिज्म में आ गया। लेकिन अगर कोई चीज आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप सीख रहे हैं तो क्या वो आपकी लर्निंग नहीं है? नहीं, लर्निंग तो वो भी है। तो वो एक हमारा यहाँ पर क्या है, वो एक यहाँ पे आपकी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर स्टडी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, research on animals has shown that reinforcement behavior pattern are possibly be adapted to change new information. सॉरी। अब स्टूडेंट आपने ये देखा होगा कि जब हम बात करें बिहेवियरिज्म की तो उनकी दोनों थियोरीज पर हमने यहाँ पर दो थियोरीज उनकी पढ़ी है, बिहेवियर यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिक कंडीशन। इन दोनों कंडीशनिंग यानी कि दोनों के दोनों प्रोपाउंडर ने क्या किया है, हमारे एनिमल्स पर स्टडी किया है। ठीक है, बट ह्यूमंस तो एनिमल से अलग होते हैं ना। एनिमल्स के पास उनकी थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के पास उनकी थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि वो अपनी रीजनिंग पावर यानी कि लॉजिकल थिंकिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रिसर्च है जो आप एनिमल पे अप्लाई कर रहे हो, यानी कि एनिमल से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के पास अपनी लॉजिकल थिंकिंग होती है और एनिमल्स के पास उतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। A rat has previously mastered a behavior pattern to memorize a maze through reinforcement can shift its behavior if the layout of the maze is changed. जैसे यहाँ पे उनको क्या बोला गया, अब एक रैट को एक चक्रव्यूह में डाल दिया गया। ठीक है, उनको एक चक्रव्यूह में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया गया कि भैया आपको ऐसे अपना पाथ करना है। अब रैट ने क्या किया, जैसे जैसे वो चक्रव्यूह के अंदर जाता रहा उसने अपना अपना रास्ता ढूंढता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जैसे ही उसका रास्ता चेंज हुआ तो क्या रैट अब वो प्रोपाउंड नहीं कर पाएगा? क्या वो नया रास्ता ढूंढ पाएगा? अब उसको तो वही वाला रास्ता याद हो गया, वो दूसरा रास्ता तो नहीं चूज कर पाएगा ना। लेकिन ह्यूमन यहाँ पर कर लेगा। ह्यूमन यहाँ पर अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज करते हुए, अपने माइंडफुल एक्टिविटीज को यूज करते हुए वो एक अपना नया रास्ता चूज कर लेगा। तो यही हमारा क्या है, एक ये हमारी लास्ट और थर्ड हमारा क्रिटिसिज्म आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थियोरी दैट इज कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म क्या करता है स्टूडेंट? कॉग्निटिज्म वो सारे क्रिटिसिज्म को खत्म कर देता है जो बिहेवियरिज्म के होते हैं। यानी कि बिहेवियरिज्म क्या करता है, वो आपके इंटरनल आउटकम्स को स्टडी नहीं करता और एक्सटर्नल आउटकम्स को स्टडी करता है। सेम एज विद दिस, जो कॉग्निटिज्म है वो हमारी इंटरनल पावर को यहाँ पर स्टडी कर रहा है। कैसे कर रहा है? The learning theory of cognitism, the learning theory of cognitism focus on internal mental activity। ये किस चीज पर फोकस कर रहा है? आपकी इंटरनल मेंटल एक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर रहे हो, रीजनिंग कैसे ले रहे हो। ये सब आपकी क्या करता है, कॉग्निटिज्म यहाँ पर इसको स्टडी करता है। दैट आर एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या करता है, ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज कंसर्न विद ओपनिंग द ब्लैक बॉक्स ऑफ द ह्यूमन माइंड टू डिटरमाइन हाउ प्रोसेसेस सच एज कॉन्शियसनेस, थॉट, memory, knowing, conversation, decision making, emotions and problem solving occurs। ठीक है, ये उन सभी चीज पे फोकस करता है। अब स्टूडेंट जो हमारा बिहेवियरिज्म था वो ह्यूमन माइंड को एक ब्लैक बॉक्स बोलता था। ठीक है, क्या बोलता था? एक काला डब्बा, कि जिसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर जो हो रहा है हम उसको देखते हैं। कॉग्निटिज्म क्या कहता है? कॉग्निटिज्म कहता है कि हम उसी ब्लैक बॉक्स को स्टडी करेंगे, हम उसी ब्लैक बॉक्स पर स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि वही ब्लैक बॉक्स के अंदर सोच भी आती है, समझ भी आती है, जानकारी भी होती है, बातचीत भी होती है, डिसीजन भी लिए जाते हैं, इमोशंस भी होते हैं और साथ साथ आपकी प्रॉब्लम भी वहीं पर ही सॉल्व होती है। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि आपकी इंटरनल पावर को देखते हैं, आपकी माइंडफुलनेस को स्टडी करते हैं, तो वो सब हमारा कॉग्निटिज्म में आ जाता है। ठीक है, डेवलप्ड बाय जीन पियागेट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोपाउंडर कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट बार बार ये आपसे पूछा जाता है। दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके साथ साथ इनके प्रोपाउंडर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये मैचिंग में भी आ जाता है।
कि यहाँ पे आपको थियरीज दे दी जाएगी और इस साइड में आपको उनके राइटर्स के नाम यानी कि उनके प्रोपाउंडर्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैच करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जेआन पैगेट के साथ साथ आपको किसी और ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, वो है ब्लूम, बर्नर और एसिबल। इन्होंने भी इस थियरी में आपको कंट्रीब्यूट किया है। दिस थियरी propounds द पीपल आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल। उन्होंने बोला है कि जो आपके यहाँ पर ह्यूमंस हैं वो एक प्रोग्राम्ड एनिमल्स नहीं है, यानी कि जिनको जो सिखा दिया गया वो वैसे ही बिहेव कर, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस अपनी भी टैक्टिक्स यूज करता है, अपनी भी स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, अपनी भी रीजनिंग पावर को यहाँ पर वो यूज करता है। दैट मेयरली रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। They are rational being whose actions are consequences of thinking, and a learner construct cognitive pathway to understand and respond physically to experiences. वो अपने experience के according response करता है, जैसे उसको अच्छा लगता है, जैसे उसको feel हो रहा होता है, वो उसी के according response करता है। Cognitivism replaced behaviorism in 1960. Behaviorism का जो क्रिटिज्म आया था यानी कि हमारा जो कॉग्निटिज्म आया था वो 1960 में आया था, यानी कि उसको रिप्लेस किया गया था 1960 में एज द डोमिनेंट पैराडिज्म दैट गेव द मेटाफर ऑफ माइंड एज अ कंप्यूटर सिस्टम। इस थियरी ने हमारे माइंड को कंप्यूटर सिस्टम के साथ लिंक कर दिया गया था। कैसे? वे इंफॉर्मेशन गोज इन, जहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी, प्रोसेस होगी और लास्ट में आपका क्या होगा, एक सर्टेन आउटकम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्टडी को हमने यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट किया है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भी क्या होगा, आपका इनपुट जाएगा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी, वो अंदर प्रोसेस होगी, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेंगे और लास्ट आपका क्या होगा, एक आउटकम यानी कि रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी। चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के पास। हमारी नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कंस्ट्रक्शनिज्म। कंस्ट्रक्शनिज्म क्या कहता है स्टूडेंट्स, सॉरी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? ये प्रोपाउंड किया गया था जॉन डीवे, जीन पियागेट, जेरोमे ब्रूनर और लेव विगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके प्रोपाउंडर्स थे जो इसमें वर्क कर रहे थे। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस where people actively construct or create their own understanding or subjective representation of the objective reality of the world and link what they already know from their past experience with new information and experiences to construct their own meaning. So the learner is viewed as information constructor. अब स्टूडेंट्स आप ये वाली बात तो जानते हैं कि अब आपको क्या मिलने लगा, अब आपको स्कूल्स में काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं जिसके लिए आपको बाहर सर्वे करना पड़ता है। जैसे कि आपको जियोलॉजी के ऊपर स्टडी कर दिए, यानी कि अगर आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए बाहर जाकर ये देखकर आइए कि प्लांट कौन से कलर का है। ठीक है, अब छोटा बच्चा है, अगर हमने उसको ये बोला कि प्लांट कौन से कलर का है और टीचर ने उसको डायरेक्टली आंसर दे दिया कि प्लांट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, तो क्या बच्चा उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा? यहाँ पे बच्चे को यानी कि वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ रटाफिकेशन करेगा। अब थियरी क्या कहने लगी है, अब हमारी स्टडीज क्या कहने लगी है, वो ये कहती है कि बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करने दो, बच्चे को खुद समझने दो, बच्चे को खुद ऑब्जर्व करने दो कि बाहर की दुनिया क्या है और हमारे प्लांट्स का कलर एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पर टीचर ने बोला कि अब आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको पता करके आना है, कल को पता मतलब हमें क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट का एक्चुअली कलर क्या है। तो बच्चा घर जाएगा, बच्चा घर जाके गूगल भी करेगा, मम्मा से भी पूछेगा, पापा से भी पूछेगा, अपने फ्रेंड से भी पूछेगा कि प्लांट्स का एक्चुअली कलर होता क्या है और जाकर खुद भी देखेगा कि प्लांट का एक्चुअली कलर क्या है। तो वो कल को क्लासरूम में आएगा तो उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी बताने की, यानी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, मैंने कैसे कैसे प्लांट्स को देखा। और दूसरा वो क्या है, ये जो आउटकम वो हमारी क्लासरूम में शेयर करेगा वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। यानी कि ये जो है, यहाँ पर बच्चे ने अपनी स्किल को खुद जनरेट किया, खुद क्रिएट किया अपनी थॉट को। ये जो क्रिएशन हुआ है यही हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो थॉट है यहाँ वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या है, यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो एक्टिव प्रोसेस में होगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आप सोते हुए दिमाग से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप अपने माइंड को एक्सट्रीम लेवल तक यूज करोगे। ठीक है, लर्नर कंस्ट्रक्ट ओन नॉलेज, यहाँ पर लर्नर अपने ज्ञान खुद बना रहा है। ठीक है, चाहे गलत है चाहे सही है, लेकिन वो खुद क्रिएट कर रहा है। लिंक न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर एक्सपीरियंस, वो अपनी नई इंफॉर्मेशन को पुराने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको आंसर दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग इट्स सब्जेक्टिव, जो वो समझ रहा है वो ही उसके लिए यहाँ पे उसका निष्कर्ष है।
लर्नर इज व्यूड एज एन इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज का क्रिएटर है, ठीक है। जो वो नॉलेज अटेन कर रहा है वो उसका खुद कंस्ट्रक्टर है, वो उसको खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स आपके ह्यूमैनिज्म की। तो ह्यूमैनिज्म में क्या कहता है, ह्यूमैनिज्म थियरी इज मेजरली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अब्राहम मैस्लो, ठीक है। आप ये जानते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारी थियरीज प्रोवाइड करवाई है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर ह्यूमैनिज्म भी उन्होंने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और इनके साथ साथ अब्राहम मैस्लो के साथ यहाँ पर कार्ल रोजर ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है ह्यूमैनिज्म थियरी देने में। इट व्यूड द लर्नर एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट विद अट्रैक्टिव affective and cognitive needs, and learning as a personal endeavor with intentionally and values to fulfill one's individual potential or reach self-actualization through a natural holistic process while growing and developing over the lifespan। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ये वाली बात तो मानेंगे कि हर बच्चे के अंदर अलग टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर एक अलग ही पोटेंशियल है। अब एक बच्चा है जो मैथ्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसकी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर टीचर का काम क्या है, टीचर का काम यहाँ पर उसको मैथ्स ना अच्छा करने पर डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि ड्राइंग अच्छा करने पर उसको मोटिवेट करना है। हम उसको क्या बोलेंगे, अगर आपसे मैथ्स ज्यादा अच्छी तरह से नहीं होती देन क्रिएट योर फोकस ऑन योर ड्राइंग। मैथ्स आप साइड लेकर चलिए, ऐसा नहीं कि मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैथ्स को कीजिए लेकिन एक साइड पोर्शन की तरह कीजिए। आप अपना मेन फोकस अपनी ड्राइंग्स की, अपनी ड्राइंग स्किल को इंप्रूव करने पे कीजिए। तो यही क्या है, यही हमारा ह्यूमैनिज्म है। ह्यूमैनिज्म में क्या करता है, ह्यूमैनिज्म में जो टीचर है वो स्टूडेंट की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पावर देता है, बूस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसको डीमोटिवेट होने से बचाता है, उसके अंदर मोटिवेशन लेकर आता है टुवर्ड्स देयर गुड सब्जेक्ट्स, गुड एक्टिविटीज। किस एक्टिविटी में वो ज्यादा अच्छा है उसकी तरफ उसको मोटिवेट करता है। इसके की पॉइंट्स की बात करें, लर्नर हैज अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव नीड। यहाँ पे उसकी अफेक्टिव नीड होती है, यानी कि उसकी जिस चीज में उसका रुचि है उस चीज में हम उसको यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर हम उसके फोकस करते हैं, यानी कि उसकी मोटिवेशन पर फोकस करते हैं। लर्निंग इज अ नेचुरल एंड होलिस्टिक प्रोसेस। ये क्या है, ये भाई देखो हर किसी का इंटरेस्ट है। अब किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत अच्छा है, किसी का इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा है, किसी का इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है, किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है। तो दैट्स देयर नेचुरल प्रोसेस। एम्फेसाइजिंग इंटेंशनलिटी एंड वैल्यूज। यहाँ पे हम उसके इंटेंशंस पर फोकस करते हैं, ठीक है, कि वो किस चीज में ज्यादा रुचि रखता है। गोल इज टू फुलफिल वंस इंडिविजुअल पोटेंशियल। हमारा मेन मोटिव रहता है कि जो वो सीखना चाहता है हम उसको वो चीज अच्छी तरीके से सिखा दें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके कनेक्टिविज्म की। अब कनेक्टिविज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कनेक्टिविज्म क्या है, ये एक कंटेम्पररी लर्निंग थियरी है विच फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल। ये किस चीज पर स्किल, कौन सी स्किल पे काम करता है, जो आजकल आज के जनरेशन में 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी में हमारी आज की जनरेशन किस चीज पर फोकस करती है, मुझे वैसे करने दो जैसे मेरा करने का मन है, वही चीज ये देता है। एंड गिव्स मोर ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट्स इन द वे दे चूज टू लर्न। जैसा मैं सीखना चाहूं मैं वैसा सीख सकता हूं। अब जैसे कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सिर्फ एक ही सोर्स से तो पढ़ेंगे नहीं, आप बुक्स भी प्रेफर करेंगे, आप ऑनलाइन भी प्रेफर करेंगे, आप यूट्यूब भी प्रेफर करेंगे, आप चैट जीपीटी भी लेंगे, आप नोट्स भी लेंगे, आप ऑनलाइन पीडीएफ्स भी लेंगे। तो ये सब क्या है, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। आप हर जगह से अपनी नॉलेज को लेंगे और उसको कनेक्ट करके अपनी लर्निंग को क्रिएट कर देंगे। यही क्या, ये आपका कनेक्टिविज्म कहलाएगा। दिस थियरी हैज डेवलप्ड टू अडैप्ट टू वास्ट डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आप जो इस थियरी में फोकस किया गया है कि जो कुछ भी आप अपनी नॉलेज को वास्ट करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, वेदर इट इज डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल, चाहे आप डिजिटल एडवांसमेंट ले लो चाहे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले लो, एंड इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस एंड इंटरैक्टिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आप फॉर्म कर रहे हैं, अपना इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से इंटरेक्शन क्रिएट करके अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो वो सब इसी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। इट सजेस्ट दैट पीपल नो लॉन्गर स्टॉप लर्निंग आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चा फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी अपनी स्टडी को रोकता नहीं है, वो स्टडी करता रहता है, ठीक है। चाहे वो घर रह के पढ़ ले, चाहे वो कहीं और रह के पढ़ ले, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन कर ले, व्हाटएवर इट इज, उसकी स्टडी कभी नहीं रुकती है, ठीक है।
They continue to increase their knowledge base through technology, enable access to a huge reservoir of information. वो अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स, और साथ साथ अपनी न्यू स्किल्स और न्यू एक्वायर करता है अपनी न्यू थिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो स्टूडेंट्स हमारा बच्चा किस चीज पर फोकस कर रहा है, वो कर रहा है कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसको एक चीज सीखनी है। चाहे आप देखिए, अब अगर आपके पास नया मोबाइल फोन आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस नए मोबाइल के फीचर सीखने के लिए, या फिर अगर आपको वो नया कोई फोन नया खरीदना है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे, आप उसके रिव्यूज भी देखेंगे, आप अलग अलग वेबसाइट पे भी जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी नॉलेज को क्रिएट कर रहा है, और आप ये जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ये आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर कनेक्टिविज्म कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिविज्म के पार्ट अंदर आ जाएगा। तो ये फोकस करता है 21st सेंचुरी स्किल को। तो स्टूडेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 21st सेंचुरी स्किल आपकी कौन सी है, वो है आपकी कनेक्टिविज्म। लर्नर हैज मोर ऑटोनॉमी, लर्नर्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, वो कहीं से भी जाके अपनी नॉलेज को गेन कर सकता है। बेस्ड ऑन कनेक्शन एंड इंटरेक्शन, यहाँ पे वो फोकस करता है कनेक्शन के ऊपर और इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है। जब तक वो इंटरेक्ट नहीं होगा और जब तक वो अपनी नॉलेज को कनेक्ट नहीं करेगा तब तक उसकी ज्ञान नहीं बढ़ पाता है। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग, लर्निंग जो है वो जिंदगी भर चलती रहती है। भले ही आपकी स्कूल लर्निंग खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ, आपकी नॉलेज आपके पास आती रहती है, ठीक है। यूज टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अडेप्ट टू डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और साथ साथ जो आपके डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आते रहे वो आप एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थियोरीज हमारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। हमारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में 5 थियोरीज हैं हमारी, जो हमें उसके बारे में पूरा बताती है। फर्स्ट वन क्या है, बिहेवियरिज्म थियोरी रहेगी आपकी। सेकंड हो गया आपकी ऑपरेंट बिहेवियर। थर्ड हो गया आपका कंस्ट्रक्शनिज्म। थर्ड हो गया फोर्थ हो गया आपका ह्यूमनिज्म, और लास्ट हो गया आपका कनेक्टिविज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हमने 5 थियोरीज आपकी पढ़ी हैं, ये हमारी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला पार्ट क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपका इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग आवर सेशन या फिर एक्स्ट्रा कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो वाकई ही फ्रूटफुल लग रही है तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आप ही के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिंस देन पढ़ते रहिए और बने रहिए MS क्लासेस के साथ। थैंक यू।